नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा का दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम समझते हैं जातिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा है और जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, पदार्थ या समुदाय की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, पदार्थ या समुदाय की जो संपूर्ण जाति है, किसी वर्ग विशेष को हम जाति कहते हैं। उस संपूर्ण वर्ग का अगर बोध होता हो, बोध यानी ज्ञान, उस संपूर्ण वर्ग के बारे में अगर हमें ज्ञान होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे, जैसे मनुष्य, पुरुष, मानव, इंसान, नर, नारी, लड़का, लड़की, आदमी, अतिथि, औरत, भाई, मित्र, दोस्त, बंधु, गुरु, शिष्य, पत्नी आदि, ये व्यक्तिवाचक, ये व्यक्ति विशेष के नाम हैं, जिनसे व्यक्तियों, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ प्राणी है, जिनसे हमें एक मानव जाति, प्राणी के अंदर मानव जाति से लिया गया है, मानव जाति के वर्ग का बोध होता है, व्यक्तियों के वर्ग का बोध होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति शब्द है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इकाई के रूप में नहीं आया हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ हमने मानव जाति के लिए लिया है। मानव जाति के जितने भी वर्ग हैं, मानव जाति को हम जिस नाम से पुकारते हैं वो शब्द इसके अंदर आते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य, पुरुष, मानव, इंसान, नर, नारी, लड़का, लड़की, आदमी, अतिथि, औरत, भाई, मित्र, दोस्त, बंधु, गुरु, शिष्य, पत्नी आदि, ये सभी मानव जाति के वर्ग हैं। जैसे मनुष्य से संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, पुरुष से मनुष्य जाति के अंदर जो पुरुष हैं उनका बोध हो रहा है, ये मानव मनुष्य का पर्यायी रूप में है, इंसान ये भी पर्याय है, नर और नारी पुरुष और स्त्री का बोध, लड़का लड़की एक आयु वर्ग के विशेष के वर्ग का बोध, आदमी ये पुरुष का बोध, अतिथि यानी कि जो मेहमान है उन मेहमानों के वर्ग का बोध हो रहा है, औरत, भाई, मित्र, दोस्त, बंधु, यहाँ पर सभी के सभी एक वर्ग का बोध करवा रहे हैं। इस तरह से आगे देखेंगे, जैसे कि जो बुढ़ा है, युवक है, किशोर है, जवान है, बचपन है, कुमार है, तरुण है, शिशु है, और इसके अंदर हम लड़का और लड़की भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आयु का घोतक है, उसमें लिखा गया है। तो आयु विशेष का बोध हो रहा है। जैसे बुढ़ा एक विशेष आयु का बोध करवा रहा है, उस तरह से लड़का लड़की भी एक विशेष आयु का बोध करवा रहा है, जिसको यहाँ पर हमने किशोर के रूप में रखा है, युवक और युवती के रूप में रखा है, तरुण और तरुणी के रूप में रखा, इसलिए लड़का लड़की को यहाँ पर हमने व्यक्ति विशेष के वर्ग में रखा है, जो कि व्यक्ति विशेष की जाति का बोध करवाते हैं। ये ऊपर वाले जो शब्द हैं वो व्यक्ति विशेष जाति का बोध, और ये आयु विशेष की जाति को, जाति यानी वर्ग, आयु विशेष के वर्ग का बोध करवा रहे हैं। जैसे बुढ़ा, युवक, किशोर, जवान, बचपन, कुमार, तरुण, शिशु, इन सभी के द्वारा हमें एक विशेष आयु वर्ग के लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए, पशु, पशुओं के अंदर देखिए
कुत्ता, गाय, घोड़ा, बिल्ली, शेर, बंदर, मोर, तोता। तो जो मोर, तोता है वो पक्षी है। तो पशु से हमें एक विशेष प्राणियों के वर्ग का बोध होता है। उन प्राणियों के अंदर भी जो कुत्ता है, कुत्ता से एक विशेष जानवर का बोध होता है। गाय एक अलग वर्ग के जानवर का बोध होता है। घोड़ा से हमें भी एक अलग जाति के पशु का बोध होता है। लेकिन यहाँ पर किसी एक विशेष घोड़े के बारे में, विशेष गाय या विशेष कुत्ते के बारे में बोध नहीं हो रहा है। जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में, जैसे कोई विशेष कुत्ते का नाम मोती है, तो उस मोती शब्द से एक विशेष का बोध हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कुत्ता से संपूर्ण एक जाति के पशु का बोध हो रहा है, सभी के बारे में जानकारी मिलती है। गाय से भी हमें एक वर्ग विशेष का जो पशु है उस पशु के बारे में जानकारी मिल रही है। उस तरह से आगे देखेंगे, शेर, बंदर से भी एक प्राणियों के वर्ग का बोध हो रहा है। इस तरह से मोर से हमें किसी एक मोर का बोध नहीं होता है। तोते से भी किसी एक तोते का बोध नहीं होकर संपूर्ण तोते और मोर के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। इसलिए जो प्राणियों की जो जाति है उसको हमने यहाँ पर रखा है। तो जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों की जाति, आयु विशेष का वर्ग, प्राणियों की जाति या प्राणियों का वर्ग, व्यक्तियों वर्ग, आयु वर्ग, इनका बोध होता है। किसी एक का नहीं, वर्ग का बोध होता है। आगे देखिए जगह। यहाँ पर देखिए ये जो जितने भी नाम है, जैसे शहर का अगर कोई नाम होता है, जैसे कि शहर का नाम नागौर है या कुचेरा है, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पर एक शहर का नाम न होकर के एक शहर के वर्ग का बोध करवा रहे, जिसमें एक निश्चित जनसंख्या निवास करती हो। तो उस वर्ग से जितने भी जो ज़्यादा जनसंख्या वाले भाग है उन सभी को एक शहर के रूप में, कम जनसंख्या वाले के लिए गांव के रूप में पर्याय, या गांव की जगह भी एक जगह का नाम होता है। जैसे गांव का कोई नाम हो तो वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन उस व्यक्तिवाचक संज्ञा जगह हम गांव का प्रयोग करते हैं, तो गांव एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गांव का नाम हम दे सकते हैं, कोई भी एक गांव का नाम, जैसे कि लूनसरा, तो यहाँ पर लूनसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और गांव जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। उस तरह से राष्ट्र या देश, जैसे कि भारत, राष्ट्र या देश का नाम है तो भारत आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, राष्ट्र और देश जातिवाचक संज्ञा। उस तरह से द्वीप का भी कोई नाम, एशिया, यूरोप है, ये महाद्वीप है, तो द्वीपों का नाम देख सकते हैं। छोटे जो द्वीप हैं जैसे आयरलैंड है, ये भी बड़ा है। तो द्वीपों के अंदर जैसे मालदीव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सभी द्वीपों का नाम है। स्थान, जो स्थान शब्द है इसमें स्वयं में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको हम जगह भी कहते हैं। मैदान, खेत, मैदान खुला क्षेत्र है, खेत भी एक खुला क्षेत्र है। महल, दुर्ग, अगर महल का नाम होता तो वहाँ पर वो आपके व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर महल शब्द है वो जातिवाचक है। दुर्ग का कोई विशेष नाम, जैसे लाल किला, तो लाल किला व्यक्तिवाचक है और जो दुर्ग शब्द है वो जातिवाचक है। किला, मेला, बाजार, दरबार, कुंज, जंगल आदि जो शब्द हैं वो एक जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जगह के वर्ग का बोध करवाते हैं, इसलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, जैसे अब विद्यार्थी, विद्वान, वीर, वक्ता, श्रोता, ठाकुर, राजा, प्रजा, अध्यापक, चिकित्सक, पुलिस, सेना, भीड़, गुच्छा, गोद आपने नया नाम सुना होगा। ये जो गुच्छा होता है केलों उसे गोद कहते हैं। परिवार, सदस्य, कक्षा, झुंड, दल, सभा, समिति, मंडल, दस्ता, जत्था, काफिला, कारवां, गिरोह, ढेर, संघ, शिष्टमंडल, सज्जन, चोर, सट, ठग, देव, नेता, भगवान, प्रभु, ईश्वर,
ये सभी एक समूह का बोध करवा रहे हैं। तो यह समूह के वर्ग में रखा जो कि एक जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी समूह का आधार पर हमने जातिवाचक संज्ञा दो भागों में बांटा था, एक समूह का बोध कराने वाले और एक आपके धातु या फिर द्रव्य का बोध करवाते हैं, खनिज पदार्थों का बोध कराते हैं वो। अब समूह के अंदर हम यहाँ पर जैसे हमने विभिन्न आयु वर्ग के शब्दों को यहाँ पर रखा, जैसे लड़का लड़की, वो भी एक समूह का बोध करवा रहे हैं। तो समूह जितने भी शब्द हैं जो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सभी समूह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदे शब्दों को रखा है जिससे एक विशेष प्रकार के समूह का बोध होता है। फिर देखिए, नदी, पर्वत, पहाड़, प्रकृति, पेड़, झरना, झील, सरोवर, तालाब, इनमें से अगर किसी का भी एक पर्टिकुलर नाम नहीं, जैसे नदी, अगर नदी का नाम गंगा है तो गंगा जो है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नदी उसके लिए हम नदी शब्द का प्रयोग करते हैं तो नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, पहाड़, जैसे हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक है और उसकी जगह पर हम पर्वत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो आपकी जातिवाचक है, क्योंकि उस पर्वत शब्द से एक पर्वत का बोध नहीं हो रहा है। पहाड़, प्रकृति, पेड़, झरना, झील, सरोवर, तालाब, सरोवर की बात करें, सरोवर या तालाब की बात करें तो उनका अगर एक विशेष नाम, तो उस सरोवर के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखें, जैसे पद्मला तालाब, तो यहाँ पर तालाब को कोई नाम दे दिया जाए, जैसे पुष्कर नाम दे दिया गया तालाब का, तो पुष्कर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए, जैसे जो विभिन्न विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, कथा, वेद, पुराण, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। जो यहाँ पर उपन्यास है, इस उपन्यास जैसे गोदान उपन्यास का नाम है, गोदान व्यक्तिवाचक संज्ञा और उसकी जगह हम उपन्यास कहते हैं, उपन्यास जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार निबंध शब्द जातिवाचक है, लेकिन कोई एक निबंध का हम नाम देते हैं, जैसे कुटज निबंध का नाम है तो कुटज आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा और निबंध जातिवाचक संज्ञा है। उस तरह से कहानी जातिवाचक संज्ञा है और कहानी को हम इसकी जगह किसी एक कहानी का नाम देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे पूस की रात कहानी है प्रेमचंद की, तो वो पूस की रात नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से इन सभी का हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और जब इन शब्दों का उनकी जगह प्रयोग करते हैं, जैसे नाटक, हमने आज नाटक देखा, लेकिन कौन सा नाटक देखा वो शब्द हमने प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। ये सभी विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, तो ये भी आपकी विधाएं भी जातिवाचक संज्ञा में आती है। उस तरह से वस्तु जिससे किसी विशेष वर्ग का बोध होता हो, जैसे कुर्सी किसी एक कुर्सी का बोध नहीं हो रहा है। मेज, पुस्तक किसी एक पुस्तक का बोध नहीं, जैसे कि गीता एक पुस्तक का नाम होगा तो गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन गीता और रामायण दोनों के लिए हमने पुस्तक शब्द का प्रयोग किया तो किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पुस्तक आपके जातिवाचक संज्ञा। उस तरह से मोबाइल भी बहुत सारे होते हैं, टीवी भी बहुत सारे, कंप्यूटर, कार, ट्रक, पंखा आदि। अब कारों के अंदर भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं, ट्रक भी अलग अलग कंपनी के आती है, अलग अलग नाम है उनके। पंखा भी अलग अलग श्रेणी का आता है, अलग अलग नाम का आता है, जैसे कंपनी का नाम के नाम से पंखा आता है। और फिर छत पंखा है, टेबल पंखा है, हाथ पंखा है, तो इस तरह से पंखे अलग अलग होते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। आगे देखिए, कोई एक विशेष जाति का ही बोध करवा रहे हैं, मानव जाति का बोध, जैसे लोहार है, सुनार है, ब्राह्मण है, हिंदू मुस्लिम है, पारसी, जैन, तुर्क, शैव, वैष्णव, संस्कृति, क्षत्रिय, जाति, धर्म, वंश, तो ये सभी जाति का बोध करवा रहे हैं। यहाँ पर जो संस्कृति शब्द है वो भी एक विशेष वर्ग का बोध कर रहा है, विशेष संस्कृति को मानने वाले लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए संस्कृति शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर
आता है। फिर देखिए, हल्दी, नमक, धनिया, मसाले, गेहूँ, शक्कर, दूध, रोटी, पानी, ये खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी खाने के पदार्थ हैं जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। इस तरह से सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, स्टील, पित्तल, एल्यूमिनियम, कोयला, तेल, ये सभी खनिज पदार्थ हैं। खनन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी खनिज पदार्थ भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। जातिवाचक संज्ञा हमने दो वर्गों में बांटा है। वो दो उपवर्ग कौन कौन से, उपभेद कौन कौन से? सबसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने आपको ऊपर पहले भी बता दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञा, और फिर समवाचक संज्ञा भी मैंने आपको बताया है कि एक समूह विशेष का बोध। द्रव्यवाचक संज्ञा में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये खाद्य पदार्थ और खनिज पदार्थों का बोध आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। और इससे पहले जितने भी उदाहरण पढ़े वो सभी समवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देखिए, इनका विस्तार से हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। उसी आधार पर हिंदी के कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। वैसे द्रव्यवाचक तथा समवाचक संज्ञाएं भी एक प्रकार से जाति का ही बोध कराती हैं। अतः इनको जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में स्वीकार किया जाता है। कई विद्वान संज्ञा को 5 प्रकार की मानते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। कई संज्ञा को 3 प्रकार की मानते हैं और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समवाचक संज्ञा को रखते हैं। तो हमने भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में द्रव्यवाचक और समवाचक संज्ञा को स्वीकार किया है। तो संज्ञा के मूल भेद 3 ही रहेंगे। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ, सामग्री या द्रव्य आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा है कि किसी पदार्थ के बारे में बोध कराएगा। ये पदार्थ, सामग्री या द्रव्य लिक्विड जो पीने के काम आता है, जैसे पानी है। फिर ऐसे द्रव्य जिनको हम पी सकते हैं, आम का जूस है, जूस जितने भी हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके आगे जो द्रव्य अवस्था में रहते हैं, जितने भी पदार्थ हैं जो द्रव्य अवस्था में रहते हैं वो आएंगे, जैसे तेल है, पेट्रोल है, ये सभी आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के रूप में सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, अन्न, स्टील, पित्तल, चावल, प्लास्टिक, नमक, तेल, कोयला, घी आदि। तो ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं है। इनकी पहचान ये है कि ये सदा नापे या तोले जाते हैं तथा इनसे अन्य चीज़ें भी बनाई जाती हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, इनका प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। केवल एक वचन में ही इनका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होगा, क्योंकि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। इनको 1 या 2 नहीं कह सकते। जैसे नमक है, यह नहीं कह सकते 1 नमक 2 नमक। तेल है, इसको भी नहीं कह सकते 1 तेल 2 तेल। उस तरह से सोना, चांदी, लोहा, इनको गिन नहीं सकते, ये गणनीय है। तो इनकी पहचान ये है कि ये सदा नापे या तोले जाते हैं, या तो तोले जाएंगे या फिर मापे जाएंगे, तथा इनसे अन्य चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और ये जो है, इनसे अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तेल और नमक से सब्जी बनाई जाती है, प्लास्टिक से अन्य सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, चावल खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है। उस तरह से सोने और चांदी का आभूषण बनाए जाते हैं, लोहे से विभिन्न वस्तु बनाई जाती हैं, लकड़ी, अन्न, स्टील, अन्न खाने काम आता है, लकड़ी और स्टील से वस्तुएं बनती हैं। तो ये सभी जो है, इनसे अन्य चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। दूसरा है समवाचक संज्ञा। बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह यानी समुदाय के वाचक होते हैं।
किसी एक व्यक्ति के वाचक नहीं होते हैं, एक समुदाय के वाचक होते हैं, एक समूह के वाचक होते हैं, समूह का बोध करवाते हैं। इस प्रकार वे शब्द जो समूह या समुदाय या संग्रह के वाचक हैं समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। यानी कि बहुत से जो शब्द हैं वो एक व्यक्ति के वाचक नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर नाम का बोधक नहीं होगा, बल्कि वो एक समुदाय का नेतृत्व करेगा, एक वर्ग का नेतृत्व करेगा, वो समुदाय के वाचक होते हैं। इस प्रकार वे शब्द जो समूह समुदाय या संग्रह के वाचक हैं समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जो हमने जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो विभिन्न श्रेणियां पढ़ी थी, उन श्रेणियों में जो हमने विशेष रूप से समूहवाचक शब्द पढ़े थे वो समूहवाचक शब्द इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुलिस, परिवार, परिवार का मतलब परिवार में जितने भी सदस्य उन सभी सदस्यों से। कक्षा, कक्षा का अर्थ यहाँ पर कक्षा यानी एक वर्ग विशेष के लोगों से है। झुंड, दल, सेना, सभा, समिति, भीड़, दरबार, मंडल, गुच्छा, कुंज, गोद, दस्ता, जत्था, काफिला, कारवां, गिरोह, ढेर, संघ, शिष्टमंडल आदि जो शब्द हैं वो एक समूह का बोध करवाते हैं, एक समुदाय का बोध करवाते हैं, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा की तुलना देखिए कि हम किसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे और किसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने नाम रखे हैं रामायण है, सीता, जयपुर, टोमी, कावेरी, हिमालय, ये शब्द हमने रखे हैं। और इन्हीं शब्दों के लिए हम अगर जातिवाचक रूप में इनका प्रयोग करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे रामायण, रामायण किसकी जाति की है? वो पुस्तक जाति की, तो पुस्तक वर्ग में आती है रामायण, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है और इसका एक व्यक्ति विशेष नाम रामायण है। उस तरह से सीता स्त्री वर्ग के अंतर्गत आती है। और फिर नगर, जो जयपुर है वो नगर वर्ग में आता है। टोमी, टोमी का जो नाम है वो एक कुत्ते का नाम है, इसलिए ये प्राणी वर्ग में आता है। कावेरी, कावेरी एक नदी का नाम है, इसलिए नदी वर्ग में आता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसलिए पर्वत वर्ग में आता है। तो ये वर्ग है इनके और ये इनका नाम है। तो ये इनका स्वयं का नाम और ये इनके जाति या वर्ग का नाम है। जैसे रामायण, रामायण की जाति या वर्ग कौन सा? पुस्तक है। सीता, सीता की जाति या वर्ग कौन सा? स्त्री है। उस तरह से जयपुर, जयपुर जाति या वर्ग नगर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्वयं के बारे में किसी एक के बारे में बोध करवाता है, किसी के निजता का बोध कराता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो किसी के निजता का बोध नहीं करा कर उसके संपूर्ण वर्ग का बोध करवाता है उसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक, पुस्तक के अंदर बहुत सारी पुस्तक हो सकती है, जैसे महाभारत की पुस्तक, गीता की पुस्तक, रामायण की पुस्तक। लेकिन रामायण नाम से केवल एक ही पुस्तक का बोध होगा, जबकि पुस्तक से बहुत सारी पुस्तकों का बोध होगा। तो ये आपके व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभार जो जातिवाचक संज्ञा है उनका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे, प्रयोग होता है, तो उन जातिवाचक संज्ञाओं में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जाति भर का बोध कराने के लिए होता है, किंतु कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गई है। तो वो जब रूढ़ हो जाती है जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के लिए, तो एक व्यक्ति का पर्याय हो जाती है, एक व्यक्ति विशेष का ही बोध करवाती है। और जब एक व्यक्ति विशेष का बोध करवाएगी तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानी जाएगी। जैसे नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर नेहरू से वर्ग का बोध हो रहा है, लेकिन नेहरू शब्द जो यहाँ पर आया है, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, वहाँ पर किसी एक नेहरू का बोध होता है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर नेहरू जाति का बोध नहीं होकर के केवल एक व्यक्ति के लिए नेहरू शब्द आया है, वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, किसी एक व्यक्ति के निजता का बोध करवा रहा है। इसलिए यहाँ पर नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोध करवा रहा है। इस तरह से गांधी जी ने भारत को आज़ाद करवाया,
तो गांधी एक जाति है, लेकिन गांधी जो शब्द है वो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया हुआ है, इसलिए गांधी जाति का शब्द होते हुए भी एक व्यक्ति विशेष के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गांधी जी ने भारत को आज़ाद करवाया, तो गांधी शब्द का अर्थ यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी से है। शिवरात्रि के दिन महादेव पर जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर महादेव महान है, जो देवता, बहुत सारे देवता महान है, तो वहाँ वो सभी महादेव है, यानी कि देवों का जो देव महादेव, देवों में महान है जो। तो यहाँ पर शिवरात्रि दिन महादेव पर जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो महादेव शब्द आया हुआ है वो शिव के पर्याय के रूप में आया है, किसी अन्य देव के पर्याय के रूप में नहीं आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो महादेव शब्द है वो जातिवाचक शब्द है, लेकिन शिव के अर्थ में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया है। इस तरह से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज नामक सेना बनाई। तो नेताजी एक नेता वर्ग विशेष, जाति विशेष का बोध है, वर्ग का बोध करवा रहे हैं, सभी नेताओं का बोध करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेता शब्द है वो जातिवाचक है, लेकिन जातिवाचक होते हुए भी वो नेता वर्ग के लिए न आकर के केवल सुभाष चंद्र बोस के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेताजी जो शब्द है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। आज हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा की है। हम आशा करते हैं आपको जातिवाचक संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन